कि अभी तक पहली क्लास में यानी इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा संत कबीरदास की साखी और काव्य को पढ़ा। तो दूसरा जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं एक गद्य है और गद्य का पहला ही चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित बड़े भाई साहब, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। और इसके शीर्षक से ही पता चलता है बड़े भाई साहब, यानी इसमें बड़े भाई का ही वर्णन किया गया है। तब अगर हम देखें, सबसे प्रथम हम देखते हैं इसके लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद, जो अपने आप में एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। तो इनके जीवन परिचय भी हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 यानी 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही नामक गांव में हुआ था। जी लम्ही गांव में हुआ था। और ये जो करते थे, रचनाएं करते थे उर्दू में धनपत राय नाम से, नवाब राय, और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य को किया इन्होंने। यानी हिंदी में ये प्रेमचंद के नाम से जाने जाते थे और नवाब राय के नाम से भी जाने जाते थे। इस तरह इनका जो निजी व्यवहार था वो पत्राचार के लिए धनपत राय नाम से ही करते थे, यानी निजी व्यवहार के रूप में। यानी अगर गांव की बात की जाए तो गांव पे इनको धनपत राय के नाम से ही पुकारते थे और जानते थे। इनकी जो कहानी संग्रह थी एक, जिनको अंग्रेज़ सरकार ने जो है अपने आप में जब्त कर लिया था, क्योंकि उसमें सोजे वतन उस कहानी का नाम था, जिसमें इन्होंने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफत यानी उनके अपोजिट लिखा हुआ था। इसलिए उस पुस्तक को यानी उनकी कृति को, उनकी रचनी कहानी संग्रह को, सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं आप अगर देखते हैं तो गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास रह गया, लेकिन इनका सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो था वो गोदान था। इस तरह इनकी जो कार्यशैली थी, कार्यशैली में इन्होंने अपने कहानियाँ भी लिखी। कहानियाँ भी इनकी काफ़ी फेमस थी, जैसे पूस की रात, झबुआ, मतलब पूस की रात थी और पूस की रात कहानी भी इन्होंने लिखी। और इनका जो देहावसान हुआ था अक्टूबर 1936 यानी 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान हो गया। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे मानसरोवर में लिखी। मानसरोवर शीर्षक के नाम से चलती थी और वह मानसरोवर शीर्षक 8 खंडों में विभाजित था, 8 खंडों में संकलित था, जिसमें इनकी कहानियाँ लिखी हुई हैं। आज हम ये देखना चाहेंगे कि जो बड़े भाई साहब जो शीर्षक जिसको हम पढ़ते हैं उसका सारांश के रूप में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें है क्या, किसका वर्णन है इसमें। तो इस बड़े भाई साहब पाठ में लिखा है कि अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूँ ना कहता। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को अपने घर में कहते हैं कि ये काम मत करो तो वो सोचते हैं कि यदि मैं इनके समान होता तो मैं इस कार्य को ज़रूर करता, और कोशिश करते भी हैं इस कार्य को करने की। लेकिन इसे भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है। और ये भ्रम है कि हम बड़े हो जाएंगे तो हमें बहुत कार्य करने का अधिकार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी आपने आपको रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। यानी कुछ ऐसी समाज में गलत कार्य हैं जिन कार्यों को हम बड़े होने के बाद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में उस कार्य को करने से अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अपमान यानी हमारा सम्मान खो जाता है, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कुछ बड़े लोग ऐसे भी कार्य करते हैं, जैसे कोई बड़ा होकर के चोरी कर रहा है तो क्या हम चोरी करेंगे? नहीं हम करेंगे, क्योंकि जो कार्य हमको सोसाइटी में जिससे हमारा रिस्पेक्ट हो हमें वही कार्य करना चाहिए। तो बड़े होकर के भी उनको रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर से किसी से बड़े नहीं होते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं। इस पाठ में एक बड़े भाई साहब का वर्णन है जो है तो छोटे, लेकिन घर में उनसे छोटा एक और भाई भी है। यानी उम्र में तो बड़े भाई भी छोटे हैं,
यानी अगर माना जाए कि किसी के घर में 2 बेटे हैं, एक बेटे की उम्र 10 वर्ष और दूसरे की 9 वर्ष, तो 9 वर्ष वाले से बेटा से बड़ा जो 10 वर्ष का है वो तो बड़ा हुआ, भले ही वो 10 साल का है, छोटा है तो क्या हुआ, उसने अपने आप को, यानी उसका 9 वर्ष वाले बेटे का बड़ा भाई कौन है, 10 वर्ष वाला। तो लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है, उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती थी। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे, यानी बड़ा भाई को अच्छे कार्य करने चाहिए, तभी उनको देख करके, उसको देख करके छोटा भाई करेगा। यदि बड़ा भाई बदमाशी का कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि छोटा भाई भी ऐसे कार्य करेगा। तो ऐसी समस्याएँ आती हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए मिसाल का काम करे। मिसाल मतलब यानी जो काम अच्छे कार्य हैं उन कामों में उसको दिखाए कि उसने अच्छे कार्य किया है तो वो भी अच्छे कार्य करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है, यानी बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित मतलब बड़ा भाई इस सब के कारण अपने आप में खुश नहीं रह पाता है और उसको देखता रहता है। आते हैं हम बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब से का अर्थ ही है जो बड़ा है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, छोटा भाई है जो, वो बता रहा है कि मेरे से मेरे बड़े भाई केवल और केवल कितने, 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। 3 दर्जे मतलब कक्षा में हमसे 3 क्लास आगे हैं और हमसे साल में 5 ईयर बड़े हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, यानी जब मैंने शुरू किया तो उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। तालीम मतलब शिक्षा, रेखांकित कर लीजिए इस शब्द को, तालीम शब्द रेखांकित, वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। इस भवन मतलब जो कार्य कर रहे थे पढ़ाई की, शिक्षा की, उसको बहुत ही मजबूती से डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके, यानी बहुत अच्छा, आलीशान मतलब बहुत ही सुंदर, महल मतलब घर। इन सबको रेखांकित करते चलिए और इनका अर्थ भी लिखते चलिए। बहुत ही मजबूत घर। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, यानी 1 साल का काम जो होता था उसको वो 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। यानी कहने का मतलब ये था कि एक दर्जे को पास करने में कभी कभी उनको 2 साल, दर्जा मतलब समझ रहे हैं, क्लास, जैसे आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो क्लास 10 को पास करने में आपको 1 ईयर, तो कभी 2 ईयर 3 ईयर लगा देते थे। तो काम 2 साल कभी 3 साल में लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, बुनियाद मतलब नींव, बेस, यदि बेस ही पुख्ता, पुख्ता मीन्स होता है मजबूत, रेखांकित कर लीजिए इसको, लिख लीजिए इसकी मीनिंग, पुख्ता मीन्स मजबूत। तो मकान कैसे पायदार बने, यानी मकान कैसे मजबूत बनेगा। मैं छोटा था वो बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी, यानी वो बड़े, मैं छोटा था वो बड़े थे और मेरी उस समय उम्र 9 साल की थी। तो अभी आपको ऊपर बताया गया था जैसे इस पहले ही लाइन में कि मुझसे वो 5 साल बड़े थे। तो जब छोटा भाई 9 साल का है तो जाहिर सी बात है, क्लियर है कि वो अगला भाई जो बड़ा भाई है वो है कितने का होगा, 14 ईयर यानी 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी मेरी देख रेख करने का, निगरानी मतलब देख रेख करने का, मुझे डांट डपट करने का उन्हें पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी पूरा उन पर, मुझ पर राइट था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। हुक्म मीन्स आर्डर, आदेश, उनके आदेश को कानून समझूं, यानी उनकी बातों को मैं मानूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे थे। स्वभाव से यानी उनका जो स्वभाव था, स्वभाव मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी जो उनका रहन सहन, बोल चाल, भावना थी, यानी उनका बिहेव जैसा था, वो बहुत ही अध्ययनशील, अध्ययनशील मतलब स्टडी करते थे, बहुत ही पढ़ते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, बुक को खोलकर ओपन करते थे बुक को और बैठे रहते थे। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हंसियों पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। दिमाग मतलब माइंड, माइंड को क्या करते थे वो रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को रेस्ट देने के लिए कॉपी के हंसी मतलब कॉर्नर, जैसे ये कॉर्नर, ये जगहें हैं जो इधर खाली हुई जगहों पर, ये सब चीज़ों की, बिल्ली की, कुत्ते की,
चिड़ियों की तस्वीर को वो बनाते रहते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक ही नाम को 10-20 बार लिखते थे, शब्द को, वाक्य को लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, यानी ऐसी ऐसी रचनाएं करते थे, बेमेल रचना कर देते थे जिसमें कोई सामंजस्य मतलब तालमेल, रेखांकित कर लीजिए और इसका अर्थ भी लिख लीजिए, यानी तालमेल नहीं कर पाते थे। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर, मसलन मतलब यानी एक बार एक चांस ऐसा मैंने क्या किया, उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। इबारत मतलब लेख, नोटिस। एक दिन मैंने देख ही लिया, यानी लेख लिखना, राइटिंग करना उनके देख लिया। स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, ये सब लिख करके, और 1 घंटे बाद देखा उसमें एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, यानी जो लिखा था राम श्याम दरअसल भाई भाई राधे श्याम, और जो चेहरा बनता है इसकी कोई पहेली निकालूं। पहेली मतलब पजल, मतलब कोई ऐसी बात होगी, कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, यानी मैं सक्सेस नहीं रहा कि इसमें से कोई एक मीन्स निकाल सकूँ, क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है। और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ, और साहस मतलब शक्ति। मैं उनसे डरता भी था, अपने बड़े भाई साहब से, तो मैं उनसे पूछने का साहस भी नहीं कर सका, पावर भी नहीं कर सका। वो 9वीं जमात में थे, जमात मतलब यहाँ कक्षा की बात है, नहीं 9वीं क्लास में थे, मैं 5वीं में थे। जब 5वीं में था तब वो क्लास 9th में थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी, यानी उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी, यानी जो उन्होंने रचना लिखा, जो उन्होंने कृतियाँ की, उसके बारे में मैं समझ नहीं सका। वो है छोटी मुँह बड़ी बात, यानी मैं जो उन्होंने रचनाएं करते थे, जो लिखते थे, उसको मैं नहीं समझ पाता था। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं उसको समझ गया तो छोटा मुँह बड़ी बात करने की बात ही है, यानी मैं ज़्यादा ही बोलने का अधिकार रख रहा हूं, ऐसा हो जाता। इसलिए मैंने उनकी रचनाओं को समझने की कभी भी कोशिश नहीं की है। अगला है आपका चैप्टर पेज नंबर 56 में, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। जो छोटा भाई था वो बता रहा है कि मेरा जी मतलब मन, जी का मतलब ऐसा नहीं, मेरा जी का मतलब यहाँ पर रेखांकित के लिए लिख भी लीजिए, इसकी मीन्स यानी मन। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, यानी मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, यानी पहाड़ के समान लगता था यदि 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठ जाता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता। मौका मीन्स चांस, नोट कर लीजिए उसकी मीनिंग, रेखांकित कर लीजिए, यानी जैसे ही मैं मौका पाता था, चांस पाता था, तो हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता। और कभी कभी कंकरियाँ उछालता। कंकरियाँ मतलब छोटे छोटे पत्थर जो पड़े होते हैं, उन पत्थरों को उठा करके ऊपर की ओर फेंकता था। कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, कभी कागज़ की तितलियाँ बना करके और उसको उड़ाता था। और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, साथी मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। कभी 4 दीवारी, ये 4 दीवारी लिखा है, 4 दीवारी मतलब नहीं है, गलत है, थोड़ा सा हमें मिस्टेक है। 4 दीवारी यानी जो चारों ओर से दीवार लगी हो, 4 दीवारी पर चढ़कर, जो बाउंड्री कहते हैं, जिसको बाउंड्री वाल कहते हैं हम, या तो बाउंड्री वाल हमारे घर के चारों ओर लगी होती है, तो वो उसको चढ़कर नीचे कूद रहे थे, उसको जंप करते थे। कूदना मतलब जंप करते थे। कभी फाटक पर सवार, यानी फाटक मतलब गेट पर कभी बच्चे देखेंगे झूला झूलते रहते हैं, तो फाटक पर सवार, फाटक का अर्थ यहाँ पर गेट है, दरवाज़ा। रेखांकित कर लीजिए और लिख लीजिए। उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे, यानी गेट पर ऐसे टंग जाते हैं और ऐसे झूलते हैं, तो हमें मोटर कार का आनंद मिलता है, यानी ऐसा मज़ा आता था। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप मतलब गुस्से का रूप, बहुत ही क्रोधित रूप देखकर प्राण सूख जाते थे, मतलब डर जाते थे। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे, यानी पहला सवाल मतलब फर्स्ट क्वेश्चन उनका मेरे से यही होता था, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, यानी ध्वनि मतलब साउंड, रेखांकित कर लीजिए, लिख लीजिए, साउंड, इसी ध्वनि में इसी सवाल में पूछा जाता था। और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन मीन्स साइलेंट, रेखांकित करिए, नोट कर लीजिए उस मीनिंग को। मौन था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। अपराध यानी जो मैंने
बाहर घूम करके टहल के आए, वो अपराध के रूप में यानी क्रिमिनल के रूप में मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ा, यानी कि मैं जो काम करके आया था बहुत ही गलत था। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें, यानी स्नेह और रोष, गुस्से से जो मिले शब्द हैं उन शब्दों से मेरा सत्कार यानी वेलकम करें, स्वागत करें, ऐसा कोई इलाज ना था। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। एक हर्फ मतलब एक भी शब्द, एक भी कोश तुमको, एक भी वाक्य नहीं बना सकते हो। ऐसे में अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, यानी इंग्लिश अंग्रेज़ी उस समय बहुत ही कठिन मानी जाती थी, डिफ़िकल्ट में हमारे ज़माने में भी माना जाता था कि अंग्रेज़ी पढ़ने वाला व्यक्ति, हम लोग अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, अंग्रेज़ी बहुत कठिन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ ईजी है, पढ़ने में आसानी होती है। तो भाई साहब उसके ऐसे बोलते थे कि अंग्रेज़ी बहुत ही कठिन है, हंसी का खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। यानी अगर इतना सरल इंग्लिश होती तो इंग्लिश के ही सब विद्वान हो जाते, यानी इंग्लिश के सभी को इंग्लिश के नॉलेज हो जाता सबको, और सभी टैलेंट हो जाते अंग्रेज़ी में, यानी विद्वान कहला जाते, मास्टर कहलाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, यहाँ रात दिन यानी इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि रात दिन पढ़ना पड़ता है और खून जलाना पड़ता है, यानी खून को जलाना पड़ता है, यानी अंग्रेज़ी को पढ़ने के लिए या किसी भी किताब को पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। वही कह रहा है कि खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यहाँ विद्या आती है, यानी इतना परिश्रम करने के बाद ही विद्या आती है। कोई समझे कि आसानी से विद्या हमको प्राप्त हो जाएगी, आसानी से नहीं होती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, यानी बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध यानी प्योर इंग्लिश, राइट स्पेलिंग, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कहीं से एरर्स ना हो, ऐसी नहीं लिख सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह ही जाती है। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंघा मीन्स मूर्ख कहने का मतलब है बुद्धू हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, माइंड नहीं है कि तुम मुझे देख करके भी सबक सीख लेते, यानी सबक नहीं लेते। सबक मतलब अच्छा कार्य करते, तुम भी अपनी पढ़ाई में लग जाते मुझे देखकर, यदि तुम्हारे पास माइंड होता। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेहनत गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर माँ में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा होनी चाहिए। मेहनत करता हूँ यानी परिश्रम करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। यानी मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना रीडिंग करता हूँ, कितनी राइटिंग करता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी एक तुम अपनी आँखों से देखते हो और पढ़ाई नहीं करते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है। अगर तुम मुझे पढ़ते हुए नहीं भी देख रहे हो तो तुम्हारी आँखों का कसूर है। कसूर मतलब दोष, रेखांकित करिए, नोट करिए इसका मीन, यानी दोष है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, तुम्हारे टैलेंट का, इंटेलिजेंट जो तुम बने घूम रहे हो वो उसका कारण है। इतने मेल तमाशे होते हैं, मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखना चाहते हुए? मेले तमाशे मतलब जो बाहर बड़े बड़े मेले लगते हैं घूमने के लिए, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, सीनरीज वगैरह लगती हैं, तो उन सब को देखने के लिए कभी तुमने देखा कि मैं जाता हूँ? बड़े भाई साहब कहते हैं मैं कभी नहीं जाता था। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, यानी रोज़ क्रिकेट का मैच होता है, हॉकी का मैच भी होता है। मैं पास नहीं फटकता मतलब नियर में नहीं जाता, मैं वहाँ उसके पास तक नहीं जाता जहाँ पर हॉकी होती है और जहाँ पर क्रिकेट होता है। मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, यानी ऑलवेज रीड, यानी बुक को मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। यानी इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी एक क्लास को पास करने में 2 साल 3 साल यानी 2 ईयर 3 ईयर लग जाता है। यानी तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, तब जा कर के मैं कोई एक क्लास को 2 से 3 वर्ष में पास कर पाता हूँ। तो देख लो, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो, यानी तुम कैसे होप कर रहे हो, कैसे आशा कर रहे हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवा कर, खेल कूद यानी प्ले के टाइम, प्लेइंग में इतना समय को तुम पास कर रहे हो, यानी टाइम को पास कर रहे हो, गंवा रहे हो। गंवा कर मतलब पास कर देना, गुजार देना। मुझे 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। यानी इसी क्लास में तुम ऑल टाइम यानी पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी, पूरी ऑल लाइफ तुम इस क्लास को नहीं पास कर पाओगे। मैं तो 2 साल 3 साल में पास भी कर लेता हूँ।
यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कभी भी इस क्लास को पास नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है, उम्र मतलब लाइफ, अपनी लाइफ को, एज को ऐसे ही तुमको पास करना है, तो बेहतर है घर चले जाओ। यानी ये लोग क्या करते थे, कमरे का रूम रेंट ले करके या हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते थे, अपने गांव अपनी बस्तियों से दूर रह के। जैसे आप लोग हमारे पास हॉस्टल में रहते हो, अपने गांव से, माँ बाप से, पिता से, परिवार से, फैमिली से, घर से, गांव से, फ्रेंड से, सबसे दूर रहकर तुम हमारे पास यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो। वैसे ही भी ये भाई दोनों बाहर हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते थे। तो बड़ा भाई कहता है यदि तुमको ऐसे ही खेलना है, कूदना है, क्रिकेट मैच देखना है, तो तुम ऐसा करो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो सकती है, तुम्हारे पढ़ाई अब तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ, गांव चले जाओ और घर चले जाओ और मज़े से वहीं गुल्ली डंडा खेलो। गुल्ली डंडा एक खेल का नाम है, ठीक है ना, एक गेम का नाम है। वो गेम गुल्ली लकड़ी एक होती है और एक छोटी सी गुलेल होती है, उसको मारना होता है। तो उसे कह रहे हैं कि गुल्ली डंडा वहीं जाकर आराम से तुम खेलना, दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। यानी ग्रैंडफादर, दादा मतलब ग्रैंडफादर की जो गाढ़ी कमाई, जो अर्निंग है, जो उनकी कमाई है, कैसे वो खून पसीने से कमा करके हमको देते हैं, उसको पैसे को ऐसे तुम क्यों एक्सपेंस कर रहे हो, यानी ऐसे तुम क्यों खर्च कर रहे हो, क्यों ऐसे तुम बर्बाद कर रहे हो। जब तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है तो तुम अपने घर चले जाओ, गांव चले जाओ। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जैसे लताड़ मतलब ऐसी अपनी अपमानी शब्द, यानी भाई की ऐसी डांट को सुन करके मैं अपने आँखों से आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था, रिप्लाई भी क्या दिया था, मैं क्या रिप्लाई देता। अपराध तो मैंने किया था, यानी गलती तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे, यानी जो मैंने गलती किया मुझे सुनना पड़ेगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश की कला मतलब किसी को कुछ भी सुनाने की कला में निपुण थे मतलब बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट थे, एक प्रकार से कोई बातों को सुनाते थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति मतलब दूसरे के द्वारा कही गई बातों को ऐसे बाण कहते थे, चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े होते। यानी ऐसी बात बोल देते थे कि हमारे हृदय, जो मतलब हार्ट, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यानी हमको शर्मिंदगी महसूस होने लगती थी और हिम्मत टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता था। यानी जितना बड़े भाई साहब पढ़ते थे उतना शायद मैं हिम्मत नहीं रखता था। और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता था, यानी कि इतना मैं नहीं पढ़ाई कर सकता हूँ। जब इतना पढ़ाई भाई साहब कर रहे हैं और एक क्लास को 2 से 3 साल का में पास कर पा रहे हैं, तो मैं तो 0% नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कैसे फिर पास हो पाऊँगा। तो ये शक्ति मेरे ऊपर नहीं, होपलेस होने लगे। तो फिर आगे उसने क्या किया, ज़रा देर मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं, यानी सोचता था, थिंकिंग करता था कि मैं क्यों ना वापस रिटर्न अपने होम, अपने टाउन के लिए, अपने घर के लिए चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते मतलब साहस, शक्ति, पावर, मैं जो उस कार्य को नहीं कर सकता हूं उसमें हाथ डाल कर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। यानी पढ़ाई मेरे बस की नहीं है और इसमें टाइम बर्बाद करके मैं अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, यानी मैं मूर्ख रहूँगा वो मुझे ठीक है, लेकिन टाइम को बर्बाद करने से, टाइम को ऐसे पास करने से अच्छा है कि मैं मूर्ख ही रहूं। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, जितनी मेहनत बड़े भाई साहब करते थे उतने में तो मुझे चक्कर आने लगता था, यानी परेशान हो जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते थे। यानी जैसे ही मैं पढ़ाई करता था तो घंटे 2 घंटे बाद निराशा रूपी जो बादल मेरे सामने अंधकार आ जाता था, वो अंधकार खुल जाता था और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर, इरादा करता था मतलब सोचता था ऐसी मेरी नीयत ऐसी हो जाती थी, यानी मेरे अंदर ऐसे विचार आ जाते थे कि मैं क्यों ना खूब जी लगाकर, मैंने खूब मेहनत करके, स्ट्रगल करके पढ़ूं। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला, चटपट मतलब जल्दी से, तुरंत, अर्ली क्या किया, एक टाइम टेबल बना डाला, समय सारणी बना डाला, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। यानी भाई कोई काम शुरू करना है तो उसका नक्शा मतलब होता मैप, लिख लीजिए, उसको रेखांकित कर लीजिए। नक्शा का अर्थ मैप, बिना मैप बनाए स्कीम मतलब कोई भी योजना, रेखांकित करिए, अंग्रेजी शब्द है स्कीम, योजना। बिना योजना तैयार किए यानी रेडी किए कोई भी वर्क को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपके विद्यालय में
आपके क्लास में आने से पहले हम भी तो प्लान करते हैं कि फर्स्ट पीरियड में फला टीचर आएगा, तो सेकंड पीरियड में हिंदी का टीचर आएगा, थर्ड पीरियड में एसएसटी का आएगा, तो फोर्थ पीरियड में मैथ आएगा, फिफ्थ पीरियड में इंग्लिश, सिक्स पीरियड में साइंस, सेवन पीरियड में आपका आर्ट, 8 में म्यूजिक। तो आप लोग के पास वो स्कीम दी जाती है जिसके तहत आप कॉपी और किताब को लेकर के आते हो कि नहीं। तो उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ले करके आते हैं और काम। तो टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। यानी जब मैं टाइम टेबल बनाता था तो मद मीन्स टाइम, समय एकदम बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, यानी मॉर्निंग 6 o'clock में क्या करना है, उठना है। मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, यानी मुंह धो करके, हाथ धो करके और नाश्ता करना मतलब ब्रेकफास्ट करके, रेखांकित करिए, लिखिए, ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठ जाना, यानी रीडिंग करने के लिए सिटिंग यानी सीट हो जाना, यानी बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, यानी और फिर भोजन और स्कूल। यानी सुबह 6 बजे जगो तो 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ो, 8 से 9 तक हिसाब, और इसके बाद 9 से 9:30 तक हिस्ट्री, इतिहास यानी हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम मतलब रेस्ट, रेखांकित करिए और लिख लीजिए इस मीनिंग्स को, रेस्ट। 4 से 5 बजे तक भूगोल यानी जियोग्राफी, नोट कर लीजिए। 5 से 6 तक ग्रामर यानी व्याकरण, नोट करिए इसको। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना मीन्स वॉकिंग करना, घूमना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, यानी इंग्लिश की कंपोजिशन थी, जिसको 6:30 से 7 बजे तक पढ़ते थे। 6:30 मतलब 6:30, 6 o'clock और 30 तो कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, यानी फिर 7:30 बजे के बाद हमको भोजन करना था। भोजन यानी डिनर करने के बाद फिर 8 बजे से लेकर के 8 o'clock से लेकर 9 o'clock तक अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। फिर 9 से 10 तक हिंदी, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हिंदी, और 10 से 11 तक विविध विषय मतलब अदर सब्जेक्ट। फिर विश्राम मतलब सो जाना। तो इस प्रकार वो क्या करता था, टाइम टेबल बनाया अपना। फिर मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, टाइम टेबल समय सारणी तो योजना बना लेना तो एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। अमल मतलब पालन करना, वो भी करना, वो दूसरी बात हो गई। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना मतलब कि उसका पालन सही से नहीं हो पा रहा है। मैदान की वह सुखद हरियाली, यानी ग्राउंड की सुखद हरियाली, यानी वहाँ का ग्रीन ट्री वगैरह देख करके, हवा के हल्के हल्के झोंके, यानी जो कूल एयर चलती थी, उसकी जो हवाएं चलती थी, हवाओं, फुटबॉल की वह उछल कूद, जो वहाँ पर फुटबॉल खेलते थे उसकी उछल कूद, जंप करना, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाते। यानी टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था। फुटबॉल वॉलीबॉल जब ग्राउंड में होता था वहाँ पर मुझे वो खींच ले जाती मतलब उसका अट्रैक्शन, यानी उसके ऊपर अट्रैक्टिव होकर के मैं स्वयं उसके ऊपर चला जाता था, और जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। यानी क्या मैं इस टाइम टेबल बना के आया हूँ, क्या है, सब भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह 8 पुस्तकें किसी की याद न रहती थी। यानी गेम के आगे, प्ले के आगे सारी किताबें, सारा टाइम टेबल सब भूल जाता था। भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। भाई साहब को नसीहत को रेखांकित करिए मतलब शिक्षा देना, फजीहत मतलब अपमान करना का अवसर मीन्स चांस। ये तीनों शब्द रेखांकित करिए, तीनों को मीन्स लिख लीजिएगा। नसीहत शिक्षा, फजीहत परेशानी यानी असम्मान करना, अपमानित हो जाना, अवसर मीन्स चांस। मैं उनके साय से भागता, साय मीन्स यानी उनकी परछाई, उनके पास से भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था। चेष्टा मतलब इच्छा, यानी मैं उनकी नज़र में ना आऊँ, मेरे नज़र से उनके दूर रहूँ, नहीं तो मुझे क्या करेंगे, फिर वही अपनी कहावत पूरी कहानियाँ सुनाने लगेंगे। फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो दादा की कमाई को क्यों खर्च कर रहे हो, और मैं 2 घंटे 3 घंटे पूरा दिन पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी एक क्लास में 2 से 3 साल पढ़ा रहता हूँ। तुम तो ज़िंदगी भर अपने होल लाइफ अपने तुम एक क्लास को नहीं पास कर पाओगे। इन सब बातों को फिर सुनना पड़ेगा। तो क्या करता था, मैं चुपचाप कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो, ऐसे चुपचाप एकदम धीरे से आता था कि उनको कोई खबर ना लगने पाए, यानी उन्हें जानकारी
मेरे घर में वापसी रिटर्न होने की जानकारी ना मिले। तो उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल गए, यानी मुझे वो देखा ही कि मेरे प्राण निकल जाते थे, यानी इतना मुझे डर लगता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। ऐसा फील होता था छोटे भाई को जैसे उसके सिर पर हमेशा क्या एक तलवार लटक रही हो, नंगी तलवार, यानी उसके ऊपर कोई भी ना हो और उसके नीचे से निकलूँ और वो मेरे ऊपर प्रहार करे। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। फिर भी मतलब आप संसार में ही देखिए कि आदमी मोह और माया के बीच में जकड़ा है, यानी पड़ा हुआ है और उसमें चारों तरफ से दुख है, लेकिन फिर भी लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। अरे अगर आप देखेंगे एक लाइट के कर्मचारी को, जो लाइट मैन होता है, बिजली के खंभे में चढ़ता है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर कोई करंट चालू हो गया, कोई करंट तो मैं करंट से मैं मर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो बिजली के खंभे में चढ़ करके उस लाइट को बनाता है। यानी मौत जानता है कि मेरी मौत है, लेकिन फिर भी अपनी कार को करता है। तो इस तरह से आदमी चलता है, अपनी लाइफ को आगे जीता है। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। यानी भाई साहब की फटकार मतलब डांट को सुनता था, उनकी घुड़कियाँ सुनता था, यानी गुस्सा सुनता था, गाली मुझे देते थे, वो गालियों को सुनता था, लेकिन खेल कूद को तिरस्कार मतलब घृणा, हेट, उससे हेट नहीं कर सका, यानी खेल कूद से मेरा प्रेम बना रहा। ठीक है छात्रों, तो आप लोग इसको पुनः पढ़िएगा बच्चों, और जहाँ भी आपको इसको समझ में ना आए पुनः पूछिएगा, और अगली जो दूसरा चरण है वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है छात्रों।